दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने इंटर के प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो फंक्शंस सतत होते हैं उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और उनके जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिनमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती, अचर को निकालना होता है, उनके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देखिएगा। उसके बाद यहाँ आइएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ना देर करते हुए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया था, क्योंकि आपके समय से कीमती कुछ भी नहीं है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार के कैसे होते हैं। मान लिया क्वेश्चन अपने पास में लिखा इन्होंने एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इन्होंने ऐसा लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा 4x की पावर -1, 4x की यहाँ 4 टू पावर x -1 इसका होल क्यूब लिखा और नीचे लिख दिया इन्होंने, इधर लिखा sin x बाई 4, यहाँ पे लिखा इन्होंने sin x बाई 4, फिर लिख दिया है log 1 प्लस, यहाँ पे लिखा है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। ये कुछ क्वेश्चन इन्होंने ऐसा लिखा है। इस क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि f0 को क्या मान दिया जाए, मतलब f0 की क्या वैल्यू होगी जिस पर ये फंक्शन होगा वो सतत हो जाएगा। मतलब इन्होंने हमसे ये बोला है कि if x में अगर x बराबर 0 फिट कर दिया जाए, मतलब इस fx में x बराबर 0 रख दिया जाए तो इसकी ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पर दिया गया फलन क्या हो जाए, सतत हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ इस फंक्शन में x बराबर 0 पर इसकी ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो दिए गए x बराबर 0 पर ये फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। हमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें करना है कि इसमें लिमिट की वैल्यू f0 निकाल लेनी है। मतलब f0 यहां पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 या फिर s टेंडिंग टू 0, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे ये बोला कि f0 की वैल्यू क्या होगी, f0 का मान क्या होगा जिस पर दिया गया फंक्शन क्या हो जाए, ये जो ये क्वेश्चन दिया है ये सतत हो जाए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे लिखा है 4 टू पावर x -1 और इसका लिखा है होल क्यूब और नीचे इधर लिख दिया है sin x बाई 4 और log यहां पे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। एक बार क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए। इन्होंने ये बोला है कि f0 को क्या मान दिया जाए कि ये जो फंक्शन है ये x बराबर 0 पर क्या हो जाए, सतत हो जाए। चलिए यहां पे ये दिया गया, हम इसको सॉल्व करते देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा। यहां पे हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहां लिखा 4 टू पावर x -1 डिवाइडेड बाई x, हमने इधर x का यहां पे x से गुणा कर दिया और x क्यूब से हमने ऊपर ही भाग कर दिया, क्योंकि यहां पे x क्यूब होगा, हमने पूरे पे क्यूब लगा दे, इधर ये वैल्यू नोट कर दी। फिर हमने यहां पे लिखा sin x बाई 4, हमने x बाई 4 इधर लिख दिया है, x बाई 4 से इधर भाग कर दिया और x बाई 4 से ही हमने इधर क्या किया, गुणा कर लिया। अब अपने पास में लिखा है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, हमने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर बाई 3 से यहां पे गुणा किया और एक्स स्क्वायर बाई 3 से हमने इधर भाग भी कर लिया, हमने ये वैल्यू कर ली। और हमें कुछ चीजों को जानना है कि जब अपने पास में लिमिट यहां पे एक्सटेंडिंग टू 0 हो और a टू पावर x -1 डिवाइडेड बाई x है, तब उस कंडीशन में इसकी वैल्यू होती log a बेसी, इसकी वैल्यू होती log a बेसी। अगर आप यहां पे इसको देखें तो 4 टू पावर x -1 डिवाइडेड बाई x की पावर 3, इसका मतलब है a टू पावर x -1 डिवाइडेड बाई x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर इसकी वैल्यू बन रही अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के अनुसार तो इसके लिए log a आ रही, बट यहां पे इसके लिए log 4 बन रही है। मतलब यहां बन रहा है log 4 का होल क्यूब। इस चीज को आपको जानना है ये वैल्यू कहां से है। फिर अपने पास में हमारे पास में एक और फार्मूला कुछ ऐसा होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अगर 0 है तो साइन x डिवाइडेड बाई x की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब उस कंडीशन में एक्सटेंडिंग टू 0 साइन थीटा पान थीटा की वैल्यू कितनी बन गई 1, यहां बन गया अपना 1। फिर से अगर हम इधर बात करें एक और फार्मूले की, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है अगर और यहां पे लिखा गया log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x, इसकी भी वैल्यू कितनी बनती 1। अब यहां पर देखिए तो ये बन गया अपने पास, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि 1 प्लस एक्स, इसका जो x लिखा वो और ये वैल्यू सेम, मतलब इसकी भी वैल्यू 1। तो अपने पास ऊपर तो बन गया log 4 का होल क्यूब। अभी यहां पे बचा है x क्यूब, हमने x क्यूब को नोट कर लिया। यहां पे लिखा x बाई 4, यहां पे लिखा x स्क्वायर बाई 3, मतलब ये बन जाएगा x क्यूब और डिवाइडेड बाई बन जाएगा अपने पास 12, क्योंकि 4 3 जा 12, 4 3 12 बनेगा। अब अपने पास x क्यूब कट जाएगा, तीसरे नंबर की फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगी तो बन जाएगा 12 और log 4 का होल क्यूब कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब आपने देखा इसकी जो लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 12 log 4 का होल क्यूब। मतलब सवाल का जो प्रश्न था वो कैसा था, उन्होंने बोला था कि f0 को क्या मान दिया जाए कि दिया गया फंक्शन जो x बराबर 0 पर सतत हो जाए। तो उस कंडीशन में हमारे पास उस f0 की जो वैल्यू आ रही है, f0 की वैल्यू यहां पे बन रही है 12 log 4 का होल क्यूब। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखा गया है, इन्होंने फिर से ऐसा ही कुछ बोला है
यहां पे इन्होंने हमसे बोला है कि यहां पे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे लिखा इन्होंने √2 cos x, यहां पे लिखा √2 cos x-1, और फिर लिख दिया है cot x-1, यहां पे cot x-1, इन्होंने ये बोला cot x-1, और यहां पे x नॉट इक्वल π/4 बोला, और फिर इन्होंने कुछ ऐसा बोला कि इफ π/4 को क्या मान दिया जाए, मतलब इफ π/4 की वैल्यू क्या होगी जिस पर ये दिया गया फंक्शन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। इन्होंने हमसे बोला है कि x बराबर π/4, मतलब वही चीज जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे यहां पर कि इफ π/4 को क्या मान दिया जाए कि उस कंडीशन में जो दिया गया फंक्शन है ये सतत हो जाए। सतत करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम देख लेते हैं। मतलब हमें इफ π/4 की वैल्यू निकालनी, मतलब फिर से वही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां पे π/4, और रूट हमने लिखा √2 cos x-1 और डिवाइडेड बाई यहां पे cot x-1। जरा इसको आप देखें तो यहां π/4 रखते ही क्या मिलेगा, cos π/4 जो होता 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू 1/√2, यहाँ √2 कटेगा, बचेगा 1-1, नीचे cot 45 की वैल्यू 1 मतलब 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है इसको हमें सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन करते कैसे करेंगे सोल्यूशन करने के इसके कई तरीके होते हैं, चाहे इसको cos साइन में अप्लाई करके कर ले फिर दूसरे तरीके भी कर ले। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, यहां पे लिखा ऊपर से हमने √2 को कॉमन लिया, √2 जैसे हमने लिख दिया कॉमन तो बन गया cos x माइनस का 1/√2, हम लिख दिया cos x माइनस 1/√2, और यहां बन गया अपने पास में cot x को हमने लिखा cos x डिवाइडेड बाई sin x, और माइनस में 1 हमने ये लिख दिया cos x माइनस में sin x, और इधर 1 नोट कर दिया, √2 हमने ऊपर से कॉमन ले लिया था। फिर अगले स्टेप पर हमने क्या किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 हमने नोट करके रखा है। अब ये बन गया, हमने लिखा √2, इसको लिखा हमने cos x माइनस का, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे cos π/4, हमने cos x माइनस cos π/4 नोट कर दिया। वैसे साइन भी लगा सकते हैं बट यहां पे साइन नहीं यूज किया, उसका कारण ये है क्योंकि अभी कुछ वैल्यू अपने पास बनेंगे, उनको हम देखते क्या बन रही है। अपने पास में बन गया cos x ये माइनस का sin x, यहां बन गया cos x माइनस का sin, और तीसरे नंबर पे बचेगा sin x, जो कि एलसीएम होने पर यहां sin x बनेगा, और जब इसको तीसरे नंबर फ्रैक्शन ऊपर चली जाएगी तब यहां बनेगा अपने पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, यहां एक्सटेंडिंग टू π/4, और √2 बन जाएगा, ऊपर मिलेगा cos x माइनस में cos π/4, cos x माइनस cos π/4, और नीचे बन जाएगा cos x माइनस में sin x, और ये चला जाएगा ऊपर sin x, मतलब ऊपर चला गया sin x। फिर अगले स्टेप पर क्या मिलेगा, अगले स्टेप पर कुछ ऐसा मिलेगा, यहां बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 हमने लिखा, यहां बन गया √2 cos x, हमने लिखा √2, यहां पे लिख दिया cos x माइनस cos π/4, और बगल में अपने को लिख दिया इधर हमने, इधर ये बना था sin x, हमने ये नोट कर दिया, यहां बन गया cos x माइनस का sin x, हमने लिखा cos x माइनस में sin x, ये नोट कर दिया। अब क्या करना है, हमें इसमें √2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेना, हमने √2 से यहां गुणा कर दिया और √2 से इधर हमने भाग कर दिया, मतलब नीचे ही कर लिया। अब क्या किया हमने, इधर लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, जब √2 से गुणा भाग किया तो एक √2 और ये √2 कट गए, कट चुके हैं। अब यहां पे हमने लिखा cos x माइनस cos π/4, इसको भी नोट करके हमने लिखा cos x माइनस cos π/4, फिर हमने sin x को नोट कर लिया है। अभी अपने पास इसको हम अलग अलग करेंगे, लिखेंगे 1/√2, cos x माइनस में 1/√2, यहां बन गया अपने पास में sin x, हमने ये वैल्यू नोट कर ली। अब फिर क्या करेंगे अगले स्टेप पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, क्योंकि हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है हमें 0/0 फॉर्म को हटाना पड़ेगा। cos c माइनस cos d फार्मूला बनेगा 2 sin c प्लस d/2, मतलब x प्लस π/4 c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन d माइनस c/2, d मतलब π/4 माइनस c मतलब x और डिवाइडेड बाई 2, और पहले से अपना एक sin x यहां पे लिखा हमने, उसको sin x को नोट कर लिया, और ये अब इस चीज को हमने लिखा sin π/4, यहां पे इसको लिखा sin π/4 इंटू cos x माइनस में cos π/4 इंटू में हमने लिख दिया sin x, हमने ये वैल्यू नोट कर ली यहां पे। अब अगले स्टेप पे हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, यहां बन गया 2 sin, हमने लिखा 2 sin x/2 प्लस π/8, हमने x/2 प्लस π/8 क्योंकि दो इसके नीचे दो उसके नीचे लगा दिया, यहां पे लिखा फिर sin π/8 माइनस x/2, अपना पहले वाला sin x वो नोट करके हमने लिखा, यहां बन गया sin इंटू cos b माइनस cos इंटू sin b, sin a माइनस b का फार्मूला, a माइनस b मतलब यहां बनेगा π/4 और माइनस का x, ये बन गया a माइनस b का फार्मूला। हम इसको आगे सॉल्व करते और देखते इसकी वैल्यू क्या रही। यहां पे इतना सॉल्व करने पर कुछ यहां पर हमें कुछ वैल्यूज मिल रही हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते वैल्यू क्या बन रही। अपने पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां पे लिखा गया π/4, हमने लिखा 2 sin
ऊपर मिल रहा है x/2 प्लस पाई बाई 8, x/2 प्लस पाई बाई 8, फिर बनना अपने पास में साइन, यहां बन गया पाई बाई 8 माइनस में x/2, हमने ये लिख दिया, इनटू में साइन x नोट है उसको हमने नोट कर दिया, अब डिवाइडेड बाई ये वैल्यू साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स। एक फार्मूला होता है, यहां फार्मूला कुछ ऐसा होता है, यहां पे साइन पाई बाई 4 माइनस, एक स्टेप लिख लेते हैं, इसको हमने लिखा साइन पाई बाई 4 माइनस में x, इसको हमने नोट कर लिया। एक फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, वो फार्मूला कुछ ऐसा है, आप जानते हैं साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला, साइन 2x इक्वल टू, यहां क्या बनता है, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x और इनटू में cos x, मतलब जब यहां 2x होता तो यहां x होता, अगर यहां 4x होता तो यहां 2x, मतलब यहां के थीटा का जो आगे वाला थीटा मिलता है वो होता है हाफ या फिर आधा होता है। चलिए इसी तरीके इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, यहां पे साइन 2x मान के इसको ब्रेक कर लेते हैं, बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, ये बन जाएगा 2 साइन, हमने लिखा यहां पे x/2 प्लस पाई बाई 8 हमने लिखा, फिर लिखा हमने साइन पाई बाई 8 माइनस में x/2 और फिर हमने लिख दिया इधर साइन x, इतना नोट कर लिया। अब ये बनेगा 2 साइन x/2, x/2 मतलब यहां पे पाई बाई, पहले तो 8 होगा, या फिर इसको एक स्टेप लिख लेते हैं पाई बाई 4 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अभी हमने बोला अगर यहां 2x है तो यहां x होगा, अगर यहां ओनली x है तो x/2 मतलब यहां के थीटा का आगे वाला थीटा आधा होगा, यहां आधा कर दिया, इंटू कॉस, फिर वैसे ही पाई बाई 4 माइनस में x और डिवाइडेड बाई 2, फिर अगले स्टेप पे बनना लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, यहां पे लिखा हमने 2 साइन x/2 प्लस पाई बाई 8, हमने इसको नोट कर दिया, फिर हमने लिखा साइन, यहां पे बन गया पाई बाई 8 माइनस में x/2, हमने ये वैल्यू नोट कर ली, फिर इधर अपने पास बन गया साइन x, हमने इधर आगे नोट किया वैल्यू, हम लिखा 2 साइन, इसको इसके नीचे 2 और इसके नीचे 2, तो बन जाएगा पाई बाई 8 माइनस x/2, फिर हमने लिख दिया cos पाई बाई 8 माइनस में x/2, हमने ये वैल्यूज नोट कर ली यहां पे। अब नोट कर ली तो यहां पे कुछ वैल्यूज अपने पास में आ रही हैं जो कटने वाली हैं, यहां पे ये वैल्यू सेम सेम कट रही है, हमने काट दिया, 2 भी काट दिया, ये 2 कट चुका है, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि 0/0 फॉर्म हट गया है, पाई बाई 4 यहां जैसे रखेंगे तो पाई बाई 8 बनेगा, cos पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 ये बनेगा 0, cos 0 की वैल्यू कितनी बनती 1, अब यहां पे बनना अपने पास में, इसमें अप्लाई करने पर ये बन जाएगा साइन कितना बनेगा पाई बाई 8, यहां भी x रखने पर पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, ये बन रहा साइन 2 पाई बाई 8, फिर अपने पास लिखा साइन पाई बाई 4, क्योंकि यहां पे x की जगह पे पाई, ये भी पाई बाई 4 है, कट गया, साइन पाई बाई 4 मतलब साइन स्क्वायर, ये बनेगा पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू √2 होती, √2 का स्क्वायर मतलब 1/2, मतलब इस क्वेश्चन में जो f पाई बाई 4 की वैल्यू आ रही है वो आ रही 1/2, मतलब f पाई बाई 4 को 1/2 अगर वैल्यू दे दिया जाए या इसका मान इतना आ जाए तब उस कंडीशन में दिया गया जो फंक्शन था, जो वैल्यू लिखी गई थी वो क्या होगी, सतत होगी। चलिए हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं, अपने पास में कुछ अगला क्वेश्चन ऐसा लिखा गया है, मान लिया अगला क्वेश्चन कुछ इन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से क्वेश्चन लिया है, यहां पे लिखा इन्होंने fx इज इक्वल टू यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x यूज किया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, इसकी डिफिनेशन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है इसकी डिफिनेशन होती है लेस और इक्वल, यहां पे लेस और इक्वल होगा, मतलब लेस और इक्वल होगा, ये वैल्यूज होगी। अभी पहले हम इसको समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ये अपना ग्राफ है कुछ, सपोज यहां पे ग्राफ है, हमने यहां पे लिखा 1 और यहां पे 2 लिख दिया, यहां पे 3, इधर x लिख दिया, इधर x डैश यूज कर लिया, यहां पे y लिखा, यहां पे y डैश। पहले इस सवाल में इन्होंने हमसे ये बोला है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन किसी भी इंटीजर के लिए क्या होगा, ये असतत होगा, हमें प्रूव करके दिखाओ। तो पहले एक पॉइंट पर हम दिखाते, फिर उसके बाद देखते कैसे हो रहा है, जनरलाइज को करेंगे। मतलब हमें इसमें इन्होंने बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 0 और 1 के बीच की वैल्यू कोई भी ली जाती है, इसको कभी कभी स्टेप फंक्शन, इसको पगफलन भी बोला जाता है, 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर ली जाती तो उसमें इसकी वैल्यू क्या होती, 0। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने कुछ ऐसा लिखा, हमने लिख दिया 0.1, तो उस कंडीशन में 0 से तो ज्यादा लेकिन 1 से कम, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 होगी। अभी ये चीज, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो साइन बना है इसकी वैल्यू तो लेस और इक्वल, या तो कम या उसके बराबर, इसे आगे नहीं जा सकते। सपोज हमने इसमें लिख दिया 1.5, इस डिब्बे के अंदर अगर 1.5 डाला, इसका मतलब इसके पीछे वाले नंबर लेना 1 लेना, समझ पा रहे हैं आप, इसकी वैल्यू 1.5 की 1 आ रही। बट अगर हमने यहां पे क्या लिखा, हमने इधर 2 लिख दिया, इस डिब्बे के अंदर एक इंटीजर है जो घटेगा नहीं बल्कि 2 का 2 ही होगा, समझ पा रहे होंगे आप। मतलब इसमें जो भी वैल्यू लिखी जाएगी किसी भी नंबर के बीच की, तो उसके पीछे वाला ही नंबर में लेना पड़ेगा।
सपोज हमने इसके अंदर क्या रख दिया, हमने लिख दिया माइनस में 0 पॉइंट यहां पे 1 रख दिया, हमने माइनस में 0.1 रख दिया, मतलब माइनस की ये वैल्यू हमने नोट कर दी, इधर का पीछे का बन जाएगा इधर -1। तो मतलब क्या हुआ, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो बनेगा लेस और इक्वल। हम एक सिंपल से पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते क्या रहा। मान लिया हम x बराबर 2 के लिए, या x बराबर, पहले तो x बराबर 2 के लिए 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 के लिए चेक करेंगे तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे LHS। इन्होंने बोला किसी भी इंटीजर के लिए चेक करिए, पहले हम x बराबर 1 के लिए आपको समझा लेते हैं, फिर आप किसी भी कांस्टेंट के लिए किसी वैल्यू के लिए चेक कर लेंगे। LHS ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये क्या बनता है, ये होता है f1 -h। 1 -h बन चुका है, तब उस कंडीशन में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहां इस डिब्बे के अंदर बन जाएगा 1 -h। अभी हमने इस ग्राफ को बनाया था, हमने लिखा x, इधर लिख दिया x डैश, यहां पे लिख दिया y और इधर लिख दिया y डैश, यहां पे 1 है यहां पे 2 है। हमने बोला कि अगर कोई भी वैल्यू यहां पे 0 और 1 के बीच की रखी जाती है, तब उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 से छोटा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0। यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, हम RHL को निकाल लेते हैं। RHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0 बनेगा f1 + h, मतलब यहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के साथ में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाएगा 1 + h। अब जरा देखें, 1 + h मतलब एक से कुछ वैल्यू बड़ी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पीछे ही वाली लेनी, मतलब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। अब जरा सीधे सीधे f1 को देख लेते हैं। f1 बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, मतलब इसकी वैल्यू 1। अब जरा इसको देखिए, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू यहां पे ये भी बना रही, क्या तीनों वैल्यू इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं हुई तो ये किसी भी इंटीजर के लिए, कोई किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। अगर इक्वल नहीं आ रही तब हम कहेंगे कि जो ये दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पहले तो x बराबर 1 के लिए हमने चेक किया, तो उसके लिए क्या हुआ, ये उसके लिए हो गया डिसकंटिन्यूअस, असतत हो गया है। तब इसी तरीके किसी भी वैल्यू के लिए हम x बराबर a के लिए भी दिखा सकते हैं, x बराबर k के लिए भी, किसी वैल्यू के लिए इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके इस चीज को आप कर लीजिएगा। हम चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मान लिया अपने पास में कुछ अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। यहां पे अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, यहां पे लिख दिया इन्होंने कि fx + y, यहां पे लिखा इन्होंने fx + y, ये इन्होंने कुछ इसकी डिफिनेशन ऐसे बना दी, fx + fy। fx + y जो fx + fy के इक्वल है। इन्होंने बोला है जहां पे xy बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, मतलब x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये xy एक वास्तविक संख्या है। और इन्होंने बोला अगर fx जो है x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, इन्होंने बोला fx x बराबर 0 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ये सतत है, x बराबर 0 पर ये सतत है। तो अब बताओ कि fx + y, इन्होंने बोला है कि fx कंटिन्यूअस है, तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें दिखाओ कि fx + y भी तुम्हारे पास में ये क्या हो रहा, कंटिन्यूअस हो रहा। हमें इस चीज को दिखाना है, मतलब fx और x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, तो इस चीज को भी दिखाओ कि ये क्वेश्चन भी क्या है, सतत है। चलिए पहले अगर ये सतत हुआ तो हम LHL देख लेते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होगा। हम लिखा यहां पे x, यहां पे 0 - h यूज कर लिया, LHL ही होता है। और जरा इसके डिफिनेशन को आप ध्यान से देखें, तो हमें एक्सटेंडिंग टू 0 भी यूज करना है, 0 यूज कर रहे हैं, 0 - h, यहां पे जैसे x + y लिखा, तो क्या इसको इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम f0 प्लस यहां पे f -h यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगर हम इसको 0 - h ना लिख के प्लस और -h यूज लिख दे, यहां पे h क्यों लिख दें, तो x + y मतलब fx + fy हमने यूज कर दिया, हमने लिख दिया f0, फिर हम लिख दिया f0, यहां पे बन गया अपने पास में, ये बन गया अपने पास में f -h, और f -h क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 0 था, यहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 चल रही है। अब 0 चल रही तो ये भी बन गया अपने पास में f0, अब f0 ये भी बन गया, f0 वो भी बन गया। चलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से था, इसको अभी नोट ना करके इतने पर हम छोड़ देते हैं। अब हम RHL को देख लेते हैं। RHL अपने पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की अगर यहां पे -h यूज कर ले तो यहां भी -h ही हम रख देते, अगर वैल्यू को ना रखे थोड़ी देर के लिए। हम इसमें बनेगा अपने पास में 0 + h, ये बन गया 0 + h, ये बन गया जाके अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f0 और प्लस का यहां बन जाएगा fh। हमने ये बना दिया f0 + fh बन गया। अगर f0 + fh बन गया तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, अब बन जाएगी f0, हम लिख दिया प्लस fh। हमने अगर h की लिमिट को अप्लाई नहीं किया है, ये इसका LHL है, RHL है, फंक्शन पर वैल्यू क्या बनेगी, फंक्शन पर यहां पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, f0। अगर कोई फंक्शन अपने पास में x बराबर 0 पर f0 की वैल्यू क्या बनेगी, f0 की वैल्यू सीधे सीधे f0 बन जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू निकाल ली, फंक्शन अपना fx सही है। अगर तीनों वैल्यू आपस में बराबर थी, क्योंकि इन्होंने हमसे पहले ही बोला x बराबर 0 पर ये फंक्शन सतत है, अगर तीनों वैल्यू बराबर है मतलब इनके LHL RHL फंक्शन तीनों वैल्यू बराबर, मतलब f0
प्लस एफ माइनस एच, और या फिर एफ जीरो, ये एलएचएल है, फिर आरएचएल एफ एच, और ये बराबर में एफ जीरो, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गई। पहले जरा इसको आप इक्वल कर लें, इन दोनों को आप पहले को इसके साथ बराबर कर दे तो एफ जीरो कट जाएगा, तो एफ माइनस एच की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो। एक वैल्यू एफ माइनस एच बराबर में जीरो मिल गया। फिर हमारे पास में अगर इसको इक्वल करें तो यहां एफ एच की वैल्यू क्या बन गई, जीरो बन गई, ये बन गई एफ एच की वैल्यू अपने पास आ गई जीरो। अब हमारे पास दो वैल्यू, एक एफ माइनस एच और एक एफ एच, ये मिल गई है। अब हमें इसको दिखाना है ये सतत है या फिर असतत है। चलिए देखते हैं। हमारे पास इन वैल्यू को ध्यान में रखना, एफ माइनस एच की वैल्यू जीरो और एफ प्लस एच की भी वैल्यू, यहां पे एफ एच की वैल्यू जीरो आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका एलएचएल निकालेंगे और देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है। मान लिया इसको लगाने के लिए हम यहां पे, अब उन्होंने बोला था हमारे पास क्वेश्चन में, इन्होंने ये बोला था कि इसमें जो है कि एक्स वाई पर ये कॉन्टिन्यूस, मतलब हमें दिखाना है कि जो सवाल है एक्स बराबर जीरो पर इसका एफ एक्स अगर सतत था तो हमें दिखाना था कि पूरा का पूरा सवाल भी सतत है। चलिए इसका एलएचएल निकालते हैं। एफ एक्स प्लस वाई को निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट, यहां पे एक्सटेंडिंग टू जीरो, हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, फिर हमने लिखा जीरो माइनस कितना, एच, क्योंकि यहां पे एफ एक्स प्लस वाई लिखा गया, हम जीरो माइनस एच को यूज करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हमने पहले एफ एक्स को सतत दिखा के हमने एफ माइनस एच और एफ प्लस एच की वैल्यू को निकाल लिया है। अब हम इस चीज को, हमें एक चीज ये ध्यान रखना है, इसको नहीं दिखाना है कि ये सतत है असतत है, ये तो एक फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका, हमें एक बार फिर से एफ एक्स को इसकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग दिखाना है कि सतत है। मतलब जैसे हमारे पास में एक फंक्शन पहले एफ एक्स था, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया ये x बराबर जीरो पर सतत, हम क्यों दिखाएं x बराबर जीरो पर सतत है, फिर से क्यों चेक करें, हमें तो चेक करना है किस चीज पर, हमें तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर से उसी को चेक करना है। जरा देखते हैं, हमारे पास बन गया इसमें एफ जीरो माइनस एच, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, हमने फिर लिखा इसको एफ जीरो और प्लस एफ माइनस, जैसे पहले लिखा हमने। अब एफ जीरो की वैल्यू कितनी मिली पीछे, हमें एफ जीरो कितना मिल चुका, अभी हमने निकाला था एफ जीरो की वैल्यू जो भी आई, और एफ माइनस एच यहाँ पे बन गया जीरो, तो मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू एफ जीरो। अगर एफ जीरो की कोई वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही, एफ जीरो ही मिली, इसकी वैल्यू तो हमने निकाली थी एफ जीरो, तो ये बन गया एफ जीरो। अब इसी तरीके आरएचएल भी निकाल लेते, आरएचएल लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये बनेगा कितना, एफ जीरो प्लस एच, एफ जीरो प्लस के अकॉर्डिंग बन जाएगा एफ जीरो प्लस का एफ एच। अब यहां पे एफ एच की भी वैल्यू हम जीरो निकाल चुके, तो ये बन जाएगा फिर से एफ जीरो, ये एफ जीरो। अगर हम देखें तो इसमें फंक्शन एफ जीरो यहां पर तो बन जाएगा एफ जीरो प्लस जीरो, एफ जीरो प्लस जीरो हमने लिख दिया, अब बन गया यहां पे एफ जीरो प्लस एफ जीरो। अब आप देख पा रहे हैं एफ जीरो प्लस एफ जीरो, क्योंकि एक प्रकार से ये भी एफ जीरो ही है, एफ जीरो है। देख रहे हैं तीनों वैल्यू आपस में क्या हो रही, इक्वल हो रही। अगर इक्वल हो रही तब हम कहेंगे उस कंडीशन पर ये जो फंक्शन है, मतलब इसकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, सतत हो रहा है एफ जीरो पर, क्योंकि एक्स बराबर यहां पे हमारे पास में एक्स प्लस वाई, मतलब इसमें यहां पे दिखाना, यहां पे ये चीज नहीं करनी, सॉरी यहां हमने गलत कर दिया, हमें ये नहीं दिखाना, हमें बस ये दिखाना है, जहां पे वो डिफिनेशन नहीं लगानी, हमें तो बस ये लिखना है एफ जीरो, एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, एफ जीरो। हमें तो दिखाना था कि जो एफ एक्स फंक्शन है इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है, सतत है। तो हमारी डिफिनेशन दो जगह अप्लाई हुई, जीरो माइनस एच पर और जीरो प्लस एच पर, और इधर तो अप्लाई नहीं हुई। तब हमने देखा एलएचएल आरएचएल और इन तीनों की वैल्यू क्या हुई, आपस में इक्वल हो गई। मतलब अब कहेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भी क्या हो गया, वो सतत हो गया। चलिए हम अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। मान लिया अपने पास में कुछ अगला प्रश्न ऐसे दिया गया, अगला प्रश्न हमारे पास में इन्होंने लिखा, इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इन्होंने बोला एक्स बराबर पाई पर इसको दिखाइए क्या है, सतत है। इन्होंने बोला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर पाई पर ये क्या है, सतत है। इस चीज को हमें इनको दिखाना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एलएचएल निकालेंगे, फिर आरएचएल निकालेंगे, फंक्शन पर वैल्यू निकाल के तीनों को हम दिखा देंगे, अगर इक्वल है तो सतत है, नहीं तो क्या हुआ, असतत है। चलिए हम कर ही लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, हम एलएचएल को निकाल लेते, एलएचएल लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां क्या लिखेंगे, एफ पाई माइनस एच, क्योंकि यहां पे पाई माइनस एच हो रहा, हमें पाई पर चेक करना, तो बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां पे बन जाएगा मॉड ऑफ साइन पाई माइनस एच, फिर बन जाएगा प्लस कॉस, यहां पे पाई माइनस का एच, ये मॉड बन गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, हमने ये लिखा साइन 180 माइनस थीटा बनता है साइन थीटा, हमने लिखा साइन एच, और यहां पे बन जाएगा माइनस में कॉस एच। अब यहां जीरो अप्लाई करेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, लेकिन कॉस जीरो की वैल्यू 1, बट मॉड की वजह से यहां माइनस का 1 बनेगा, जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, +1। हमने इसको कर लिया। ऐसे ही हम आरएचएल को निकालेंगे, आरएचएल लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां पे एफ पाई प्लस एच, इसके बाद में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो बन जाएगा, यहां बन जाएगा साइन
पाई प्लस एच, यहां पे बनेगा प्लस कॉस पाई प्लस एच, ये बन गया कॉस पाई प्लस एच। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, साइन 180 प्लस थीटा, ये बनता माइनस में साइन थीटा, ये बन जाएगा माइनस में साइन एच, हम लिख दिया माइनस में साइन एच। कॉस पाई प्लस एच, ये क्या बनेगा, ये भी बनाएगा माइनस में कॉस, बट लिमिट अप्लाई करने पर साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो मतलब -1 बनेगा, और -1 फिर मॉड की वजह से प्लस बनेगा। जरा इफ पाई को देख लेते हैं। इफ पाई, यहां पे हमने लिख दिया साइन पाई प्लस कॉस पाई, हमने दोनों वैल्यू दी, साइन पाई की वैल्यू जीरो, कॉस पाई की वैल्यू -1, लेकिन माइनस की वजह से फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी +1। मतलब हमने देखा इसमें एलएचएल आरएचएल फंक्शन तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो गई है, तब ये दिया गया फंक्शन x बराबर पाई पर क्या हो गया, सतत हो गया। हम आपके लिए क्वेश्चन एक क्या, हम कई सारे क्वेश्चंस नोट कर देते हैं जिनको आप चेक करिएगा कि सतत है या फिर असतत है, और इनको बताइएगा। अगर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया, हम कोशिश करेंगे समझाने की। एक क्वेश्चन यहां पे लिखा गया है fx इज इक्वल टू, यहां पे लिखा x डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x व्हेन x नॉट इक्वल 0, मतलब x अपान मॉड ऑफ x जीरो के बराबर नहीं है, और फिर लिखा है 1x बराबर 0। हमें x बराबर 0 पर इसके सततता की जांच करनी, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा गया, यहां पे लिखा x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, fx इज इक्वल टू, यहां पे लिखा है x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, और नीचे लिखा गया x माइनस 3, और सॉरी यहां पे x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 और नीचे x माइनस 3 लिखा गया, और इसके बाद में लिखा गया यहां पे x नॉट इक्वल 3 है, यहां पे x इज इक्वल टू 3 है, उस कंडीशन पे इसके वैल्यू आ रही 5। हमें दिखाना है कि ये सतत है या फिर असतत है। तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा जा रहा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिनको आप देख करके इस तरीके क्वेश्चन को लगाना सीख सकते हैं, ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं। अब अगला क्वेश्चन अपने पास लिखा गया x स्क्वायर माइनस 9, यहां पे लिखा x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 व्हेन x नॉट इक्वल 3, और यहां पे लिखा गया 6 जब x बराबर 3 है। अपने पास में अगला क्वेश्चन कुछ इनको जिनके पॉइंट यहां पे बराबर दिए गए, इन्हीं पॉइंट पर हमें चेक कर लेना है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा गया, यहां पे लिखा गया x स्क्वायर माइनस 1, यहां पे लिखा जा रहा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 जब x नॉट इक्वल 1 है, और इसकी वैल्यू 2 है जब x बराबर 1 है। इनकी अब सत्यता की जांच करनी है आपको। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे यहां पे लिखा जा रहा, fx इज इक्वल टू, यहां पे लिखा गया है साइन 3x डिवाइडेड बाई x, यहां पे लिखा साइन 3x डिवाइडेड बाई x जब x बराबर यहां पे 0 के नहीं है, और इसकी वैल्यू 3 है जब x बराबर ये 0 के। हमें दिखाना है x बराबर 0 पर ये सतत है या असतत है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन e टू पावर 1 अपान x, यहां पे लिखा गया है fx इज इक्वल टू e टू पावर 1 अपान x व्हेन x नॉट इक्वल 0, जब x 0 के बराबर नहीं है, और इसकी वैल्यू लिखी गई 1 जब x बराबर 0 के। यहां पे ये वैल्यू लिख दी हमने, 7 नंबर नोट कर लिया। यहां पे अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा जा रहा, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर जब x बराबर 0 के नहीं है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू यहां पे 1 है, सॉरी यहां पे इसकी वैल्यू 1 दी गई जब x बराबर किसके है, 0 के, x बराबर 0 के है। चलिए इतने क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं जो यहाँ पे थोड़े से अटपटे से लग रहे हैं। पहले तो सिंपल ही, ये सारे क्वेश्चन सिंपल है, बस इनको चेक कर लेना है। इसमें थोड़ा सा हमें अलग दिख रहा है जो कि 6 नंबर, जिसको हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, ये x बराबर 0 पर सतत है या फिर नहीं है, और कुछ क्वेश्चन फिर आपके लिए हम दे देंगे होमवर्क के लिए, जिनको आप कीजिएगा। अगर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। यहां पे ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा गया, e की पावर में हमने इसका एलएचएल निकालना है। हमने लिखा लिमिट s टेंडिंग टू 0, क्या लिखना है हमें, 0 माइनस एच, हमने लिखा 0 माइनस एच। फंक्शन की वैल्यू जो 0 के बराबर नहीं है, छोटी तो यहां ही नहीं, बड़ी भी नहीं है, बस 0 के बराबर नहीं, वही नोट कर लेना। यहां बन जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहां बन जाएगा e टू पावर 1 अपान x, यहां बन जाएगा 1 अपान 0 माइनस एच। अब यहां पे 0 अप्लाई कर देना, तो e टू पावर बन जाएगा माइनस में 1 अपान 0, जिसकी वैल्यू e टू पावर माइनस इनफाइनाइट, और e टू पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी, e टू पावर माइनस इनफाइनाइट 0। हम आरएचएल देख लेते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 हमने लिख दिया, यहां बन गया f 0 प्लस एच, हमने 0 प्लस एच कर लिया, बन गया e, इसमें बन गया e टू पावर 1 अपान 0 प्लस एच, हमने लिख दिया 0 प्लस एच, ये लिख दिया, और लिमिट s टेंडिंग टू 0 यहां पे अप्लाई कर दिया। अब यहां पे e टू पावर ये बन गया 0 प्लस एच, ये e टू पावर बन गया इनफाइनाइट, ये अनडिफाइंड केस में आता है। अब इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी, उस कंडीशन पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, e टू पावर इनफाइनाइट की वैल्यू वैसे होती है इनफाइनाइट, तो एक 0 एक इनफाइनाइट। अब जरा इसमें हम देख लेते हैं f0, सीधा जरा f0 को देखें तो इसकी वैल्यू 1 है, क्या तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है? अगर इक्वल नहीं तो दिया गया फंक्शन फिर क्या होगा, कंटीन्यूअस नहीं बल्कि डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं।
मान लिया अपने पास में अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया जिसको हमें दिखाना है और इसको सॉल्व भी करना है। मान लेते अपने पास में ये लिखा गया, इन्होंने लिखा है x माइनस मॉड ऑफ x, यहां पे लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू यहां पे x माइनस मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, फिर लिखा x नॉट इक्वल 0, ये x बराबर 0 के नहीं है और इसकी वैल्यू अगली दी गई है हमें, यहां पे 2 दी गई है। जब ये x बराबर 0 के, हमें दिखाना है x बराबर 0 पर ये जो दिया गया क्वेश्चन है वो क्या है, असतत है। हमें इस कंडीशन में दिखाना है कि ये असतत है। चलिए हम देखते हैं क्या हो रहा है। पहले सबसे पहले एलएचएल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हमने लिखा और इधर लिख दिया हमने एफ 0 माइनस का h, क्योंकि हमें चेक करना है 0 पर। तो उस कंडीशन में बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमने क्या यूज किया, x की जगह पे 0 माइनस h, माइनस में 0 माइनस h, फिर लिख दिया हमने कितना यहाँ पे 2, सॉल्व कर लेते, वैल्यू निकाल लेते, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे माइनस का h बन रहा, यहाँ पे लिखा गया मॉड के अंदर 0 माइनस, मॉड निकलेगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो बन जाएगा माइनस h, ये बन गया अपने पास 2 माइनस h माइनस के 2h डिवाइडेड बाई 2, ये दो कट गए, h अप्लाई करने पर 0, क्योंकि यहां तो h लिखा नहीं है ना ही x यहां पे यूज किया गया, तो ये मिल गया। आरएचएल भी देख लेते, तो आरएचएल बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां पे f 0 प्लस h बन गया, 0 प्लस h बन गया यहाँ पे। अब 0 प्लस h अगर यहाँ पे बन गया तो इसकी वैल्यू फिर से क्या हो गई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ 0 प्लस h और माइनस में मॉड ऑफ 0 प्लस h, हमने ये नोट कर लिया। इधर बन गया अपने पास में डिवाइडेड बाई 2, h माइनस h, ये कैंसिल आउट, ऊपर 0 मिल गया नीचे 2, मतलब इसकी वैल्यू 0 बन गई, क्योंकि यहाँ तो h कट गया। अब इसके बाद में फंक्शन पर वैल्यू देख लेते हैं f0 की वैल्यू कितनी दी गई 2, मतलब इसकी वैल्यू 0 मिल गई, इसकी वैल्यू 0 मिल गई, इसकी वैल्यू 2, ये दिया गया जो फंक्शन है x बराबर 0 पर क्या हो रहा, ये असतत हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। मान लिया अपने पास में क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा गया, यहां पे लिखा गया एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ एक्स लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है, एक्स नॉट इक्वल है, जब एक्स ए के बराबर नहीं है, फिर यहाँ पे लिखा गया है एक्स इज इक्वल टू ए, और इसकी वैल्यू उस कंडीशन में दी गई है 1, मतलब जब एक्स बराबर ए के है तो हमें एक्स बराबर ए पर इसके सततता की जांच करनी। कैसे करना है फिर से देख लेते, यहाँ पे एलएचएल निकालेंगे, एलएचएल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या होगा, एफ ए माइनस एच, मतलब फंक्शन की वो वैल्यू जो ए के बराबर नहीं हो तो वही वाली यूज कर लेनी है। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां मॉड के अंदर ए माइनस एच माइनस ए और डिवाइडेड बाई ए माइनस एच माइनस ए, यहां भी ए कट गया, यहां भी ए माइनस मॉड ऑफ एच जो प्लस होगा, नीचे माइनस के एच होगा, मतलब ऊपर एच और नीचे माइनस एच कट के इसकी वैल्यू आ गई -1। हम आरएचएल को देखते हैं, आरएचएल यहां बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच, हमने ए प्लस एच यूज कर लिया, बन गया अपने पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के साथ में बनेगा यहाँ पे a प्लस एच माइनस ए, और ये डिवाइडेड बाई बन जाएगा a प्लस एच माइनस ए, ये भी a कट गया, ये भी a और h अपान एच, इसकी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि मॉड ऑफ एच प्लस का एच, नीचे h बनेगा, कट गया 1 मिल गया। अब एफ ए की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ तो इसकी वैल्यू सीधे बन दी गई, आप देख पा रहे एक वैल्यू यहाँ पे माइनस होना रही, दूसरी प्लस होना रही, तीसरी भी प्लस होना रही, मतलब तीनों इक्वल नहीं है। तब उस कंडीशन में ये जो दिया गया क्वेश्चन था x बराबर ए पर क्या होगा, ये हो रहा असतत हो रहा। इस तरीके अगले क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। मान लिया अपने पास में अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा यहां पे लिखा जा रहा, इन्होंने लिखा मॉड ऑफ एक्स कॉस 1 अपान एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे लिखा है मॉड ऑफ एक्स। इस तरीके के हमने क्वेश्चन पहले डिस्कशन कर लिया है, आप अगर नए हैं तो वीडियो में लिंक आपको मिलेगी प्रीवियस वीडियोस की, उनको वहां से देखिए फिर क्लियर हो जाएगा। यहां पे मिला एक्स नॉट इक्वल 0, यहां पे एक्स नॉट इक्वल 0 और इसकी वैल्यू अपने पास में इन्होंने लिखा 0 और x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू में इसको दिखाना है x बराबर 0 पर सतत है या फिर असतत है। चलिए चेक कर लेते हैं, एलएचएल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या होगा, इसमें होगा f 0 माइनस एस, फंक्शन की वैल्यू जो 0 के इक्वल नहीं है, बराबर, और यहाँ पे दो ही साइन दिए गए, एक तो बराबर दूसरा बराबर नहीं है, छोटा और बड़ा का नहीं दिया है। उस कंडीशन में क्या हो रहा, हमें यही चीज यूज कर लेनी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहां बनेगा मॉड ऑफ 0 माइनस एच, यह बन जाएगा कॉस 1 अपान 0 माइनस एच, सब जगह अप्लाई कर लेना। मॉड ऑफ 0 माइनस यहाँ पे 0 बनेगा तो इसकी वैल्यू 0, क्योंकि h अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और cos बन जाएगा ये इनफाइनाइट, क्योंकि cos माइनस थीटा होता है प्लस थीटा, और cos 1 अपान 0 यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान 0, तो 1 अपान 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, ये एक अनडिफाइंड केस है, तो उस कंडीशन में 0 से किसी नंबर का गुणा होने पर बन गया 0। इसी तरीके हम आरएचएल को देखते हैं, आरएचएल बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच, ये बन गया 0 प्लस एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब 0 प्लस एच बन गया तो मॉड ऑफ 0 प्लस एच उसी जगह पर फिर से यूज कर लेंगे, और कॉस बनेगा अपने पास में
सॉरी 1/0 बन गया। अब यहां पे 0 जैसे यूज करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर इनटू में बनेगा उधर cos इनफाइनाइट, क्योंकि अभी हमने देखा वैसे उधर बनना तो इधर भी बन जाएगा। इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू क्या बन गई 0, क्योंकि ये एक नंबर है, कोई वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करने पर 0। और इफ 0 पर इसकी वैल्यू क्या बन गई, सीधे सीधे 0 मिल गई, क्योंकि इस बराबर 0 पर इसकी वैल्यू 0। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है, तब उस कंडीशन में ये जो दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर क्या होगा, ये सतत हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।